नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। बीए सेमेस्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 5 हम लेके आ गए हैं। आज हम समझेंगे क्लाइमेट के बारे में, यूनिट थर्ड क्लाइमेट के बारे में। इसमें हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, प्रेसिपिटेशन और हम जानेंगे क्लाइमेट टाइप्स के बारे में, स्पेशली कोपन क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर और क्लाइमेट सेम सेम लगते हैं ना, लेकिन है नहीं, थोड़ा इनमें डिफरेंस है। कैसे? जो ये वेदर होता है ये पर्टिकुलर रीजन की, पर्टिकुलर प्लेस की एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, थोड़े से समय के लिए होती है। ये एटमॉस्फेयर की कंडीशन जो कि थोड़े समय के लिए रहती है, ये रैपिडली चेंज करती है और ये इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। इसमें जैसे एग्जांपल लीजिए, रेन हमेशा तो नहीं होती है हमारे रीजन में। यहाँ पे देखा है कि रेन नहीं हमेशा हो रही है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, ये जो है टेम्परेचर इसमें तुरंत तुरंत चेंज होता रहता है। ये मिनट्स में भी चेंज हो सकता है और आवर्स में भी चेंज हो सकता है, मतलब इतनी जल्दी चेंज हो जाता है। कभी एकदम नीचे गिर गया, फिर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी गिर सकता है। इस तरह ये बदल सकता है टेम्परेचर। लेकिन जो क्लाइमेट है, हमारा जो क्लाइमेट है, ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन है। क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए। आज शुरू हुई है तो बहुत समय तक चलने वाली है। ये वेदर के मुकाबले क्या है, ज्यादा स्टेबल है और ये शेप होती है वेरियस फैक्टर्स से, जैसे कि लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, या फिर ये वाटर बॉडीज के कितने पास या दूर है वो जगह, और विंड पैटर्न्स की वजह से। जो एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे हम टेम्परेचर को। टेम्परेचर हमारा क्या है? ये एक फंडामेंटल मेजर है ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, ये क्या है? एक फंडामेंटल मेजर है, मापने का एक तरीका है, जिससे हम देखते हैं कितने डिग्री हॉटनेस या कोल्डनेस है किसी सब्सटेंस की। टाइपिकली मेजर इन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसको हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन में मेजर करते हैं। इन मेटेरोलॉजी टेम्परेचर रिफर्स टू द, मेटेरोलॉजी में इसकी अलग डिफिनेशन है। उसमें क्या ये डिफाइन होता है, टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया जाता है? refers to the average kinetic energy of the molecules in the air। चलिए अब पढ़ते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सोलर रेडिएशन, कैसे ये टेम्परेचर को अफेक्ट करेगी। जान रहे होंगे आप, इसको पिक्चर को देखिए, कुछ समझ आ रहा है। चलिए तो समझते हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सोलर रेडिएशन। जो प्राइमरी सोर्स है हमारे अर्थ के लिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए, वो क्या है हीट की? क्या है? सोलर रेडिएशन। सोलर से निकलने वाली ये किरणें। एरियाज क्लोजर टू द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट। जो एरिया होते हैं इक्वेटर के पास, जो हमारे एरिया है इक्वेटर के पास, उन पे क्या डायरेक्ट सनलाइट आती है, मतलब ज्यादा सनलाइट आ रही है, लीडिंग टू हाई टेम्परेचर। इसलिए क्या रहेगा, टेम्परेचर भी वहाँ का हाई रहेगा। दिस इज वाई ट्रॉपिकल रीजन्स आर जनरली वार्मर देन पोलर रीजन। इसी वजह से जो ये ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे ज्यादा गर्मी पाई जाती है, जबकि पोलर रीजन्स पे नहीं होती, यहाँ ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ देखिए स्लैंट रेज जाती हैं, जबकि यहाँ सीधे रेज आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड, वही स्लैंट रेज वाला। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये क्या है? लैटिट्यूड क्या है? ये एंगुलर डिस्टेंस है नॉर्थ या और साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में। As latitude increases, the angle at which sunlight strikes the earth's surface decreases। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज करता है, जो एंगल है सनलाइट का स्ट्राइक करने का अर्थ को, वो क्या करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता चला जाता है। इससे रिजल्ट क्या होता है? लेस सोलर एनर्जी एंड लोअर टेम्परेचर। दिस इज वाई पोलर रीजन्स आर कोल्डर देन इक्वेटोरियल रीजन। जो मैंने आपको आगे ही समझा दिया वही इसमें कहा है। आगे बढ़ते हैं। एल्टीट्यूड। अब समझेंगे हम एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड भी इसका फैक्टर है। द एलिवेशन ऑफ लोकेशन अबव सी लेवल आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर। अब की जो एलिवेशन है लोकेशन का अबव सी लेवल आल, चलिए समझते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड क्या है? एलिवेशन ऑफ अ लोकेशन अबव सी लेवल आल्सो अफेक्ट टेम्परेचर। अब एलिवेशन सी लेवल ये हमारा हो गया, इससे कितने एलिवेशन पे है हमारी लोकेशन, ये भी अफेक्ट करती है। जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, ये इस तरह हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज करेगा, क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज होगा। इस वजह से क्या होगा, जो हमारे लीडिंग टू फेवर एयर मॉलिक्यूल्स,
इस वजह से क्या होगा, थोड़े ही मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे या रिटेन कर पाएंगे हीट को। इसी वजह से जो ऊपर की ये माउंटेन टॉप्स होती हैं, माउंटेन की ये टॉप्स होती हैं, क्या होती हैं, कोल्डर होती हैं। गए हैं आप माउंटेन्स पर, तो ये क्या होती हैं, कोल्डर होती है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू वाटर बॉडीज, वो मतलब अब वो चीज हमारी जगह वाटर बॉडीज से कितनी पास या दूर है। वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, ये भी हमारे लोकल टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि वाटर हमारा एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है हीट को स्लोली देन लैंड। लैंड क्या है, जल्दी से गर्म हो जाता है, जल्दी से ठंडा हो जाता है। लेकिन हमारा जो वाटर है, ये वाटर बॉडीज है, ये धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, तो धीरे धीरे ही हीट को भेजेंगी। तो मतलब जल्दी ये ठंडा नहीं होगा, धीरे धीरे ही ठंडा होगा, धीरे धीरे ही ये गर्म होगा। इससे क्या होता है, एक मॉडरेट टेम्परेचर बना होता है कोस्टल एरियाज के पास। मतलब ऐसे ये लेन देन यहाँ पे होता रहता है। दिस इज वाई कोस्टल रीजन्स टेंड टू हैव मिल्डर क्लाइमेट देन इनलैंड रीजन्स। क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे कोस्टल रीजन्स के पास एक मिल्डर क्लाइमेट रहता है, बीच का क्लाइमेट रहता है, जबकि जो इनलैंड रीजन्स होते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे अब ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के बारे में। ठीक है, हमने यहाँ ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स। ये सेवरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। हमने लैटिट्यूड को पढ़ा, एल्टीट्यूड को भी पढ़ लिया है, प्रिवेलिंग विंड्स को पढ़ा है, ये और ये पढ़ते हैं। ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंसिंग रीजनल क्लाइमेट। ओशियन करंट क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हीट को और मॉइस्चर को, जिस वजह से क्लाइमेट क्या है, रीजनल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है। अब लैंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, ये वाला वही है सेम जो भी हमने पीछे पढ़ा। आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा कोपन है, मिस्टर कोपन है, उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है बढ़िया अलाइन करता है ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न के साथ। ये देखिए आराम से, ठीक है। इस वजह से हमें एक यूजफुल फ्रेमवर्क मिलता है अंडरस्टैंड करने को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड। जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्लाइमेट्स का वर्ल्ड के अराउंड, उसको आराम से अंडरस्टैंड करने का। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे क्लाइमेट टाइप्स। क्लाइमेट टाइप्स को हम समझेंगे किसके अनुसार, मिस्टर कोपन, कोपन क्लासिफिकेशन के अनुसार। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में जरूर आता है, इसको आप आराम से समझ लीजिएगा। इसको मैंने एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। कोपन क्लासिफिकेशन, कोपन क्लासिफिकेशन क्या है, ये वाइडली यूज्ड सिस्टम है। क्या है, वाइडली यूज्ड सिस्टम। ये बहुत ज़्यादातर जगहों पे ये यूज किया जाता है। किस लिए, क्लासीफाई करने को क्लाइमेट्स को बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पर। ये डिवाइड करता है वर्ल्ड को 5 मेन क्लाइमेट ग्रुप्स में। पहला है ए, क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये एबीसीडी मत समझिएगा, ये ए से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इसको ए एफ, ए डब्ल्यू, ए एस। ए एफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल मानसून और ए एस ट्रॉपिकल सवाना। फिर बी से होता है ड्राई क्लाइमेट्स, बी डब्ल्यू डिजर्ट, बी एस स्टेपी। फिर आता है सी, टेम्परेचर क्लाइमेट्स, सी एफ से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सी एच से मेडिटेरियन क्लाइमेट, सी बी से ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, सी डब्ल्यू से सब आर्कटिक क्लाइमेट। फिर आता है हमारा डी, कोल्ड क्लाइमेट्स, डी एफ टुंड्रा, डी एस आइस कैप, ई पोलर क्लाइमेट्स, ई टी टुंड्रा और ई एफ से आइस कैप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ईच क्लाइमेट्स ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न। और ये क्लाइमेट ग्रुप फर्दर डिवाइडेड किए गए हैं किस पे बेस्ड, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन पे। एग्जांपल के लिए लेते हैं, जैसे ए ग्रुप है, सब डिवाइडेड है ए एफ में, ठीक है, वही बताया। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज कॉजेज, मिटिगेशन, एडेप्टेशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे जो क्लाइमेट चेंज है उसके कॉज क्या है, मिटिगेशन क्या है और एडेप्टेशन क्या है, कॉजेज क्या है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, अब देख रहे हैं बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है और आजकल कितनी गर्मी पड़ने लगी है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कितने फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, कितना ज्यादा आजकल बर्निंग होने लगा है फॉसिल फ्यूल्स का। ये प्राइमरी ड्राइवर है क्लाइमेट एटमॉस्फेयर का। डिफॉरेस्टेशन, हम कितने ज्यादा पेड़ काट रहे हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लेते थे कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन अब जितने पेड़ काटेंगे तो अब एब्जॉर्ब करने वाले कम पड़ जाएंगे ना। फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि लाइव स्टॉक मीथेन इमिशन कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम। फिर आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इसमें क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर इन सच एज नाइट्रोजस ऑक्साइड एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। इनसे आप जो मैंने ब्लैक कर रखे हैं उनसे आप आराम से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब देखेंगे हम इफेक्ट्स को। अब जो ये हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इफेक्ट्स क्या है भाई, कुछ भी होगा उसके इफेक्ट्स रहेंगे ही।
क्या है देखते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे होते हैं भी होते हैं। चलिए बुरे ही देख लेते हैं, बुरे ही हैं इसके ज्यादातर। राइजिंग टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, समय पे एकदम टेम्परेचर बढ़ता और बढ़ता जा रहा है। फ्रिक्वेंट हीट वेव्स आ रही हैं, फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एकदम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। भाई पहले भी वेदर इवेंट्स होते थे लेकिन अब एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। हुरिकेन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, वाइल्ड फायर हो रही हैं, मतलब फॉरेस्ट में फायर लग जा रही हैं, और अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और जो कि ये और भी वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, और ये क्या हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट और सीवियर होते जा रहे हैं, मतलब बार बार जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और एक ये तरह से सीवियर भी हो रहे हैं। सी लेवल में राइज, क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। मेल्ट करने से क्या होगा, पानी ही तो बनेंगे, और पानी बनेंगे तो कहाँ जाएंगे, सीज में जाएंगे, जिससे क्या होगा, लेवल राइज होगा। उससे क्या होगा, कोस्टल सिटीज और कम्युनिटीज जो है उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन, ओशन एसिडिफिकेट होता जा रहा है, जो एब्जॉर्प्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का बाय द ओशंस इज लीडिंग टू इंक्रीज्ड एसिडिटी हार्मिंग मैरीन इकोसिस्टम। जो हमारा, भाई हम सोचेंगे भाई ओशियन में तो डाल रहे हैं ये गंदगी, क्या ही जा रहा है, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं ये ओशियंस में डाल देते हैं गंदगी, अब क्या जा रहा है हमारा, है ना, ये सोचेंगे, नहीं प्रॉब्लम होगी, ये हमारे इकोसिस्टम, जो मैरीन इकोसिस्टम है, हमारे ओशियंस के अंदर जो प्रजातियां बस रही हैं उनको खराब कर देगा, उनको मार देगा, उनको हार्म करेगा। और आपने साइकिल के बारे में तो समझा ही होगा ना, वही बस। बायोडाइवर्सिटी लॉस, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होते जा रही है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, अब हम कैसे बचें इस सब से, ये सब जो हो रहा है तो उससे कैसे बच सकते हैं, पहले ये है, इसको देखते हैं। ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करना चाहिए। इम्प्रूविंग एनर्जी इफिशियंसी, हमको एनर्जी इफिशियंसी को क्या है, इम्प्रूव करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा एनर्जी कंजप्शन को। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, एक काटो 100 लगाओ। प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना पड़ेगा। डेवलपिंग कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी पड़ेंगी जो हमारे कार्बन को कैप्चर कर लें, तुरंत अपने जाल में पकड़ लें। अब लास्ट टॉपिक यही है हमारा स्ट्रेटेजीज के बारे में, इसमें बिल्डिंग रेसिलियंस, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी कम्युनिटीज है वहाँ पे रह रहे लोग हैं उनको वहाँ के लिए तैयार हो जाए। प्रोटेक्टिंग कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करना होगा, वहाँ पे हमें सी वॉल्स को बिल्ड करना होगा। कंस्ट्रक्टिंग वेटलैंड्स बनाने होंगे, रिलोकेट करना होगा कम्युनिटीज को, जिससे कि उनको क्या कर सके, हम मदद कर सके, जो सी लेवल का राइज हो रहा है उससे उनको बचा सके। डेवलपिंग ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, ऐसी क्रॉप्स उगानी होंगी जो हमें क्या करें, ग्रो करनी होंगी, वो करें कि ड्रॉट रेसिस्टेंट, मतलब ड्रॉट से हमें बचा सके। फिर आते हैं इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना होगा। इफिशियंट वाटर यूज, वाटर का इफिशियंट यूज करना होगा, कंजर्वेशन करनी होगी, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होंगे जो कि हमें हेल्प कर सके वाटर स्कार्सिटी और फ्लडिंग से बचने के लिए। फिर आता है रिलोकेशन, इन सम केसेस रिलोकेशन मतलब वही कम्युनिटीज को हम एक अच्छे एरिया पे जाके रिलोकेट कर दें, ठीक है। ये एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स ए कॉम्प्रेहेंसिव अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स बोथ मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी। जो एड्रेस करना क्लाइमेट का एक ऐसा अप्रोच है जिसमें हमको दोनों ही काम करना पड़ेगा, मिटिगेशन और एडेप्शन स्ट्रेटेजी दोनों ही लागू करनी पड़ेंगी। ग्लोबल कॉपरेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी चाहिए, और पॉलिसीज चाहिए इस तरह की जो कि हमें अचीव करने में मदद करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए धन्यवाद, आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे।